अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जो शॉर्ट स्टोरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द डेड बाय जेम्स जॉइस। इस शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इस लर्निंग स्कॉलर चैनल पे मैं बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज को डिस्कस कर चुकी हूँ विद देयर मेन कॉन्सेप्ट्स एंड विद कोटेशंस। उन सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आप आई बटन पे क्लिक करके भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो होगा जेम्स जॉइस द डेड। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी शॉर्ट स्टोरी। डेड बेसिकली जेम्स जॉइस ने लिखी थी, ठीक है। अब पहले हम राइटर को देख लेते हैं। जेम्स जॉइस 1882 को आयरलैंड में पैदा हुए। 1941 में इनकी स्विट्जरलैंड में डेथ हो गई। जेम्स जॉइस एक आयरिश नॉवेलिस्ट, पोइट और ये एक क्रिटिक भी थे, ठीक है। और इसके अलावा इन्हें माना जाता है एवंट गार्ड राइटर ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है। अगर हम जेम्स जॉइस वगैरह के बारे में बात करें तो जेम्स जॉइस को आप इस तरह याद कर सकते हो कि अगर ये 20th सेंचुरी की बात कर रहे हैं ना, तो 20th सेंचुरी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट राइटर जैसे कि टी.एस. एलियट हो गया, जेम्स जॉइस, और ऐसे बड़े-बड़े राइटर्स का नाम हमें हमारे पास देखने को मिलता है। तो जेम्स जॉइस उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जेम्स जॉइस बेसिकली अपनी लिटरेरी टेक्निक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की वजह से बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। इनके अगर हम वर्क्स की बात करें ना, तो जेम्स जॉइस ने डबलिनर्स लिखा, जो बेसिकली इनकी कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज थी, 1914 में पब्लिश करवाएगी। द पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवल, 1916 में ये पब्लिश करवाई गई, ठीक है। यूलिसिस बेसिकली जो 1922 में पब्लिश करवाएगी, इनका नॉवल था। पहले इस नॉवल को, यूलिसिस को बैन कर दिया गया, लेकिन दोबारा इसे ओपन किया गया, इसके बैन को 1933 में, ठीक है। और आज जो शॉर्ट स्टोरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं द डेड, वो बेसिकली डबलिनर से ही ली गई है। अगर हम जेम्स जॉइस के लिटरेरी सॉरी इनके लिटरेरी जॉनरा या अगर हम इनके राइटिंग स्टाइल के बारे में बात करें, तो वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, ठीक है। यानी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक अपने वर्क्स में अप्लाई करते हैं। द डेड के अंदर भी हमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है और पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एंड एज अ यंग मैन भी हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा एपिफनी बेसिकली जो सडन रियलाइजेशन ऑफ द मेन कैरेक्टर इन अ शॉर्ट स्टोरी और इन अ लिटरेरी जॉनरा होता है, वो उनकी बहुत बात करते हैं। सिंबोलिज्म का यूज़ करते हैं, इमेजिज्म का यूज़ करते हैं अपने वर्क्स के अंदर। अब इमेजिज्म क्या होता है, जिसके अंदर थिंग्स और इमेजेस बनाई जाती है, यानी इमेजेस इन द माइंड ऑफ द करेक्टर दिखाई जाती हैं। और ये एक बेसिकली मूवमेंट थी जिसके अंदर इजरा पाउंड, हिल्डा और रिचर्ड वगैरह का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। क्यासमस की टेक्निक का यूज़ करते हैं। अगर हम इनकी टेक्निक, इस टेक्निक की बात करें, तो डबलिनर्स के अंदर इन्होंने इस टेक्निक का यूज़ किया है। एक्सपेरिमेंटल लैंग्वेज होती थी हमारे जेम्स जॉइस की राइटिंग्स की, ठीक है। रियलिज्म का यूज़ करते हैं वो अपने वर्क के अंदर। इसके अलावा इनका जो स्टाइल था वो नैरेटिव स्टाइल था, जिसके अंदर वो न्यू मेथड्स को एक्सप्लोर करते हैं और इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इन अ नटशेल हम कह सकते हैं जो जेम्स जॉइस है हमारे पास इनोवेटिव नैरेटिव टेक्निक्स की वजह से जाने जाते हैं। अगर हम बात करें इनकी शॉर्ट स्टोरी द डेड के बारे में, तो जो द डेड है बेसिकली डबलिनर्स जो इनकी कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज थी उसकी में पब्लिश हुई 1914 में। जो डबलिनर्स की जो डेड है ये फाइनल यानी लास्ट वाली शॉर्ट स्टोरी है। इसके अंदर हम देखते हैं जो नॉन लीनियर प्लॉट दिखाया हुआ है, यानी जो मेन कैरेक्टर है जॉर्ज, उसे लास्ट में एपिफनी यानी एपिफनी की टेक्निक का इसके अंदर हमारे राइटर यूज़ करते हैं। तो वो लास्ट पर रियलाइज़ कर देता है कि इसका जो लव है बेसिकली वो ट्रू नहीं है, या इसका जो वाइफ का जो पास्ट है ना, उसके बारे में वो रियलाइज़ करता है, ठीक है। कि किस तरह इसके वाइफ का जो बेसिकली लवर था उसकी डेथ हुई एंड सो ऑन, यानी वाइफ की एक्सपीरियंसेस को या वाइफ की पेन और सफरिंग को वो रियलाइज़ करता है लास्ट पे। मेन कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर बेसिकली, ये जो शॉर्ट स्टोरी मैंने आपको अपनी फर्स्ट जो वीडियो थी शॉर्ट स्टोरी की, उसके अंदर बताया था कि जो शॉर्ट स्टोरी की लेंथ मैटर करती है। हर शॉर्ट स्टोरी, कुछ लेंथी शॉर्ट स्टोरीज होती है, कुछ यानी कुछ शॉर्ट स्टोरीज की लेंथ बहुत छोटी होती है और ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 वर्ड्स तक हो सकती हैं। तो ये उन्हीं शॉर्ट स्टोरीज में से एक है जिनकी जो लेंथ है बहुत ज़्यादा है, यानी ऑलमोस्ट 20,000, यानी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी पेजेस हैं इसकी शॉर्ट स्टोरी के। और उसके अंदर फिर ज़ाहिर सी बात है इतनी पेजेस हैं, तो इसी शॉर्ट स्टोरी के जो हमारे पास कैरेक्टर्स हैं वो भी उतने ही ज़्यादा हैं। यहाँ पे मैंने 3 कैरेक्टर्स लिखे हैं, बाकी कैरेक्टर भी हम साथ-साथ ही डिस्कस करेंगे। पहला जो कैरेक्टर वो गैब्रियल कॉनरॉय का है, बेसिकली एक मैरिड पर्सन दिखाया हुआ है जिसकी 2 चिल्ड्रन हैं। या इस शॉर्ट स्टोरी में ये एक बेसिकली स्पीच करता है, यानी इसकी जो आंट्स हैं ना, उन्होंने यहाँ पे एक जो क्रिसमस एनुअल डिनर पार्टी अरेंज की है उसमें ये स्पीच करता है। ये हमारे पास इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर डेली एक्सप्रेस में काम कर रहा है और इसी के कैरेक्टर के थ्रू हमें देखने को मिलता है कि ये आयरिश को हेट करता है। ये एक राउंड कैरेक्टर दिखाया हुआ है, ये शॉर्ट टेम्पर होता है, क्लास कॉन्शियस बहुत ज़्यादा होता है, फ्रस्ट्रेटेड लव हमें इसका देखने को मिलता है और इसके थ्रू हमारा जो राइटर वो पेट्रार्की को हाईलाइट करता है, यानी वो ये चाहता है कि इसकी जो वाइफ है वो इसी की बात सुने, ठीक है ना। तो इस तरह ये कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलते हैं इस कैरेक्टर के थ्रू। नेक्स्ट कैरेक्टर जो ग्रेटा है बेसिकली वो इसकी वाइफ है, ठीक है। गोले से ये वो आई है। ये सॉन्ग्स होती है द लास्ट ऑफ ओगरिम। अब ये जो लास्ट ऑफ ओगरिम सॉन्ग है ना, बेसिकली ये जो
इसका जो लेवल है ना मिकाइल उसने गाया था इसके लिए। तो यहाँ पे अब जो पार्टी है उसमें भी ये सॉन्ग गाया जाता है, तो यही सॉन्ग जब वो सुनती है तो इसकी वजह से उसे अपने पास्ट वगैरह सबके बारे में याद आता है। और जो मिकाइल है बेसिकली ये ग्रीटा का लवर होता है। जो ग्रीटा होता है ना वो डबलिन को ना छोड़ के आ जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो पीछे मिकाइल है ना उसकी डेथ हो जाती है, यानी वो इसे कहता है कि तुम माँ मुझे चाहो छोड़ के, लेकिन ये उसे छोड़ के चली जाती है, ठीक है। और इसके अलावा जो मिकाइल है ये स्टडी करना चाहता था म्यूजिक, 17 साल में इसकी डेथ हो गई और इसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा पुअर थी। और इसी के थ्रू हम देखते हैं कि ये जो करैक्टर फिजिकली तौर पे तो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, इन द नॉस्टैल्जिया, ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के थ्रू हमारे जो राइटर हैं इस करैक्टर को हाईलाइट करते हैं थ्रू द कैरेक्टर ऑफ ग्रीटा। लेकिन ये जो करैक्टर है इसका इनकी लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिखाया हुआ है, पहले तो ग्रीटा की लाइफ में। और जब ग्रीटा ये सब कुछ बताती है जॉर्ज को, तो वो जॉर्ज को रियलाइज़ होता है कि अभी तक मैं अपने ट्रू लव को फाइंड आउट नहीं कर सका कि इसकी जो पेन्स थी मेरी वाइफ की, वो जो सफरिंग्स थी, एक पर्सन ने इसके लिए जान दे दी, शायद कि इससे ज़्यादा यानी जो मिकल से ज़्यादा इससे कोई मोहब्बत ही नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसे 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 हमें रियलाइजेशन देखने को मिलती है अपने कैरेक्टर जॉर्ज के थ्रू, और फिर इसी तरह वो लास्ट बिल्कुल साइलेंस सा बैठ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो कैरेक्टर्स है ना बेसिकली जूलिया का कैरेक्टर है, ठीक है, जूलिया मॉर्गन एंड केट मॉर्गन, ठीक है, ये दोनों ही आंट हैं जॉर्ज की, ठीक है। अब ये जो जॉर्ज की आंट है तो मैंने बताया ये कैथोलिक है और ये होस्ट ऑफ द पार्टी होती है और ये अरेंज करती है एनुअल क्रिसमस डिनर पार्टी, ठीक है। और इसके अलावा ये जो है ना अपने गेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं। और ये जो अपने यानी इनका जो भतीजा है ग्रीटा जॉर्ज, उसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत दिखाई हुई है इनकी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं लिली का करैक्टर दिखाया हुआ है। ये जो लिली है बेसिकली ये जॉर्ज के साथ पढ़ चुकी है, ठीक है। ये जॉर्ज ये जो फर्स्ट करैक्टर है जो शॉर्ट स्टोरी में सबसे पहले इंट्रोड्यूस होता है, यानी शॉर्ट स्टोरी का आगाज़ ही इसी से होता है। ये हाउसकीपर होती है और सबको गेस्ट को ना वेलकम कर रही होती है, ठीक है। अब जो गैब्रियल जब आता है तो वो उससे थोड़ा-सा मज़ाक करता है, उसकी शादी के बारे में मज़ाक करता है, उसे कॉइन देने की कोशिश करता है। लेकिन ये उसे लेने से मना कर देती है, यानी थोड़ा-सा गुस्सा दिखाया हुआ है ना। ये जो करैक्टर है इसे जो है ना जॉर्ज तंग करता है। ये कह के कि तुम अभी भी स्कूल जाती हो और हम तुम्हारी शादी पे आएँगे एंड सब कुछ, ये सब कुछ कह के उसे तंग करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास कैरेक्टर है वो है मिसेस आइवर्स का, मॉली आइवर्स का। ये पूरा नाम आप नोट कीजिए, MOLLYIVORS। अच्छा, जो मॉली आइवर्स है बेसिकली ये फ्रेंड है जॉर्ज की, ठीक है। मैं आपको बता दूँ यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर वो सारे ही कैथोलिक है, लेकिन सिर्फ एक कैरेक्टर है जो प्रोटेस्टेंट है, उसकी मैं बाद में बात करती हूँ। मॉली आइवर जो बेसिकली गैब्रियल की फ्रेंड है, उसके साथ वो पढ़ चुकी है और इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर जो जब डांस हो रहा होता है तो वो गैब्रियल के साथ डांस करती है। जो मॉली आइवर्स है वो आयरिश कल्चर को प्रमोट करती है, लेकिन जो गैब्रियल है वो आयरिश कल्चर के अगेंस्ट है और वो इंग्लिश कल्चर को पसंद करता है। और इसी बात पे इनकी बहस हो जाती है जिसकी वजह से वो जो मॉली आइवर्स है वो इसे छोड़ के चली जाती है। इसी कैरेक्टर के थ्रू हमारे पास मॉली आइवर के थ्रू हमारे पास नेशनलिज्म या पैट्रियोटिज्म का थीम देखने को मिलता है, या हम कह सकते हैं इन दोनों कैरेक्टर के थ्रू, यानी जो मौली वर्स हैं वो नेशनलिज्म या हम सॉरी पैट्रियोटिज्म को शो करती हैं। जबकि हमारे पास जो क्योंकि वो आयरिश की बात कर रही है ना, यानी आयरिश के कल्चर को एडमायर कर रही है और अब ये शॉर्ट स्टोरी की सेटिंग भी आयरिश में ही है। तो इसी तरह जो ये कैरेक्टर भी सारे आयरिश से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो जॉर्ज है वो आयरिश के कल्चर को पसंद नहीं करता और एंटी पैट्रियोटिक आइडियाज़ या एंटी पैट्रियोटिक एटीट्यूड्स है हमारे पास जॉर्ज के, ठीक है। तो इसी तरह हम देख सकते हैं पैट्रियोटिस्टिक वर्ड्स यानी नेशनलिज्म वर्सेस इंटरनेशनलिज्म, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम एक कैरेक्टर्स और है यहाँ पे, उस कैरेक्टर का नाम है मिस्टर ब्राउन। ये मिस्टर ब्राउन बेसिकली एक गेस्ट होता है जो इंग्लिश पर्सन होता है, ठीक है। ये वो वाहद पर्सन होता है जो प्रोटेस्टेंट दिखाया हुआ है, यानी इसी के कैरेक्टर के थ्रू हेटर टुवर्ड्स द वेस्टर्नाइजेशन दिखाई गई है, ठीक है। यहाँ पे कलोनियलिज्म के पॉइंट्स को हमारे राइटर हाईलाइट करते हैं। और इसके अलावा ये जो मिस्टर ब्राउन है ये फ्लर्टी होते हैं और जो वहाँ के जितने भी लोग होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया जो मिस्टर ब्राउन है ना, ये वो वाहद है जो प्रोटेस्टेंट और बाकी सारे कैरेक्टर यहाँ पे कैथलिक है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो लोग हैं यहाँ पे इसे ना पसंद नहीं करते, ठीक है। तो ये तो थे बस हमारे पास कैरेक्टर्स, बाकी बहुत सारे आपको कैरेक्टर मिल गए। मिस्टर डार्सी का कैरेक्टर भी आपको मिलेगा, ठीक है। फ्रेडी का कैरेक्टर है और बाकी माइनर बहुत सारे हैं, यानी मेन जो इम्पोर्टेंट है ना वही बस यही है, जिससे इसी को बयान करते करते हमारी वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है। एनी हम देखते हैं यहाँ पे जो हाउस ऑफ आर्ट्स में इन आयरलैंड हाउस ऑफ आर्ट्स में यहाँ सेटिंग दिखाई गई है। आइडेंटिटी और रियलाइजेशन का थीम हमें देखने को मिलता है। यहाँ मैं इनर अगर कन्फ्लिक्ट देखूँ तो जो हमारे पास ग्रीटा है ना, उसकी इनर कन्फ्लिक्ट चल रही है कि उसकी जो मिकाएल है ना उसकी इसकी वजह से डेथ हो गई है। और जब अगर हम आउटर कन्फ्लिक्ट देखें तो जो जॉर्ज है उसकी मिस्टर मॉली आइवर के साथ कन्फ्लिक्ट
अच्छी खासी कॉन्फ्लिक्ट दिखाई हुई है कि जब वो कहती है कि जब वो कहता है जॉर्ज कि आई डू नॉट लाइक आयरिश कल्चर, ठीक है, कि मैं यूरोपियन कल्चर को पसंद करता हूँ, मुझे आयरिश कल्चर वो पसंद नहीं करता। ये जो आयरिश कंट्री है ना, ये सॉरी, ये जो यूरोपियन कल्चर ये मेरा नहीं है, ठीक है, ये मेरा होमलैंड ही नहीं है। तो यहाँ पे हमें ये भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलती है। एपिफनी और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जैसी टेक्निक्स हमें देखने को मिलती है इसमें, और थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में ये शॉर्ट स्टोरी लिखी गई है। अगर हम थीम्स की बात करें, जो थीम ऑफ डेथ हमें देखने को मिलता है थ्रू द कैरेक्टर ऑफ मिकाइल, ठीक है, कि उसकी डेथ हो जाती है किसकी वजह से, यानी उसकी डेथ हो जाती है, बेसिक मैंने आपको बताया उसकी पुअर हेल्थ होती है, और कुछ हम कह सकते हैं डेथ इन लव एट सम एक्सटेंट हम कह सकते हैं, क्योंकि ग्रीटा उसे छोड़ के चली जाती है। यहाँ पे हमें आइडेंटिटी का थीम देखने को मिलता है। अब आइडेंटिटी किस तरह की, जो जॉर्ज है ना वो एक आयरिश है, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी को कंस्ट्रक्ट करना चाहता है थ्रू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वेस्टर्नाइजेशन। वो वेस्टर्न को प्रमोट कर रहा है और आयरिश में रहता है और वेस्टर्न के कल्चर को पसंद ही नहीं करता, ठीक है। इस तरह इसकी आइडेंटिटी हमें देखने को मिलती है। सोशल आइसोलेशन देखने को मिलती है यहाँ पे ना, जो हम देखते हैं कि जो जॉर्ज है ना वो सोशल आइसोलेटेड, वो एक लिटरेरी पर्सन दिखाया हुआ है, और बस बीच में कुछ इंग्लिश के ना राइटर्स यानी ब्रिटिश राइटर जैसे कि शेक्सपियर और सॉरी यहाँ पे मिस्टर ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउनिंग का इस तरह जिक्र किया गया। यानी एक कहने का मकसद है यहाँ पे एक राइटर का डिस्कस करता है, वो इंग्लिश का ही राइटर होता है, और वो पहले तो उसे अपनी स्पीच में शामिल करता है उस राइटर को, फिर बाद में उसे स्पीच से निकाल देता है, और ये सोचते हुए कि या तो इसे एक तो ये कि उसे कंफर्म नहीं था कि यही राइटर है, और दूसरे नंबर पे ये कि उसका लिटरेरी क्लैश है कि वो एक लिटरेरी पर्सन के यहाँ पे लोग समझेंगे कि नहीं, क्योंकि वो इंग्लिश के राइटर को प्रमोट कर रहा था ना, तो इसलिए हमें एस्केपिज्म देखने को मिलता है। इसके अंदर नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करती है राइटर्स, सॉरी करता है राइटर। तो मैंने ये सारे पॉइंट्स आपको साथ साथ करेक्टर्स के थ्रू बता दिए। हेटर टुवर्ड्स वाइट तो हमें मिस्टर ब्राउन के थ्रू देखने को मिलता है। रोल ऑफ वुमेन दिखाई हुई है यहाँ पे, यानी वुमन का एक स्ट्रॉन्ग रोल भी है और एक पैट्रियोटिज्म भी है। स्ट्रॉन्ग रोल देखें तो हमारे पास केट एंड आंट मॉर्गन है कि उन दोनों ने शादी नहीं की, ठीक है, और फिर वो होस्ट बनी हुई है, ठीक है, होस्ट का ना और एक वुमन का। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास ग्रीटा है, ग्रीटा की वजह से एक उसके लवर की डेथ हो गई, और जो गैब्रियल है वो भी क्या करता है, गैब्रियल को वो ग्रीटा को अपने अंडर कंट्रोल लेना चाहता है, ठीक है। इवन कि यहाँ पे जो गैब्रियल ये कहता भी दैट ही लॉन्ग टू बी द मास्टर ऑफ हर मूड, ठीक है। तो यहाँ भी हमें देखने को मिलता है टुवर्ड्स द रोल ऑफ वुमेन या पेट्रार्कल सोसाइटी। ब्रिटिश वर्सेस आयरिश हमें देखने को मिलता है कि जो ब्रिटिश है वो एक तो मिस्टर ब्राउन है, और दूसरे नंबर पे जॉर्ज जो प्रमोट कर रहा है, और जो आयरिश है एक मोली आइवर्स हैं, और दूसरे नंबर पर जो पार्टी में जितने भी लोग हैं, ठीक है। यहीं पे हम देखते हैं प्रोटेस्टेंट वर्सेस कैथोलिक भी हैं, ठीक है। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, सिम्बोलिज्म, और इसके अलावा एपिफनी जैसी टेक्निक्स जो हैं हमारे राइटर्स ने यहाँ पे यूज़ की हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस सॉरी एपिफनी तो मैंने आपको बता दिया ना, जो लास्ट में हमें देखने को मिलती है थ्रू द रियलाइजेशन ऑफ जॉर्ज। अगर हम सिम्बोलिज्म की बात करें ना, तो यहाँ पे जो स्नो फॉलिंग है बेसिकली डेथ का भी सिंबल देखने को मिलता है, किसी चीज़ों के फ्रोजन हो जाने का भी सिंबल है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है, सडन रियलाइजेशन ऑफ द माइंड होता है, ठीक है। यानी एक स्टोरी को जो हमारे राइटर होते हैं, एक जो करेक्टर है ना वो यानी कोई सर पैर नहीं होता, हम कह सकते हैं उनकी जो इमेजिनेशंस में वो चल रहा है वही है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो कॉन्शियसनेस यानी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस यानी जो स्ट्रीम है कॉन्शियसनेस की, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे ग्रेटा के थ्रू कि ग्रेटा के माइंड में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कॉन्स्टेंटली चल रही थी, ठीक है। को कॉन्स्टेंटली वो प्रेजेंट में थी, लेकिन वो पास्ट के बारे में सोच रही थी। तो यही वजह है कि जब वो सोच रही थी, जब ये जो सुनती है द लास्ट ऑफ ओग्रिम, तो वो सोचती है उसे सब कुछ याद आ जाता है, बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। तो जॉर्ज क्या करता है, स्पीच करता करता उसकी तरफ यानी ये डांस वगैरह करता करता उसकी तरफ देखता है, तो वो परेशान हो जाता है कि इसे क्या हुआ। फिर वो जब उससे जाके पूछते तो फिर सब कुछ उससे बताती है, ठीक है। तो इस तरह हमें एपिफनी भी देखने को मिलती है। तो अगर मैं आपको इसकी स्पीच के बारे में बात करूँ, तो जो वो स्पीच है ना वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स स्पीच के यहाँ बता देती हूँ, आप उस पॉइंट्स को लिख लें कि स्पीच के अंदर पहले तो वो ये बताता है कि आयरिश की पॉलिटिक्स किस तरह है, आयरिश की पॉलिटिक्स और व्यू ऑफ मल्टीपल पीपल हमें बताता है वो। फिर वो अप्रिशिएट करता है अपने होस्ट को, यानी अपनी ही स्पीच के अंदर ना। और इसके अलावा फिर वो अपनी सोसाइटी को कंडेम करता है, जिसके थ्रू फिर हमें हेट टुवर्ड्स आयरिश पीपल देखने को मिलता है। वो जनरेशन गैप को हाईलाइट करता है, यानी वो बताता है कि अभी के जो हमारे पास जनरेशन है ना, उनका जो हॉस्टैलिटी का वे है वो टोटली डिफरेंट है हमारी अगली जनरेशन, इस तरह वो बात करता है। फिर वो आयरिश की पिक्चर ऑफ आयरिश कंडीशन यानी आयरिश की जितनी भी कंडीशन वर्स्ट कंडीशन थी उसको हाईलाइट करता है। फिर वो अपनी स्टोरी अपने ग्रैंडफादर की बताता है सबको, यानी ये उसकी स्पीच थी जिसमें वो ना सब कुछ बता रहा है, ठीक है। और इसी तरह अगर हम इसके जिस तरह मैंने आपको बताया इसी शॉर्ट स्टोरी के बैकग्राउंड की बात करें, तो हिस्ट्री ऑफ आयरलैंड को हाईलाइट किया गया है, ठीक है। और हिस्ट्री ऑफ आयरलैंड को हाईलाइट किया गया है थ्रू द
थीम ऑफ स्पिरिचुअल पैरालाइज, ठीक है, स्पिरिचुअल पैरालाइज्ड के थ्रू इसको हाईलाइट किया गया। अब ये स्पिरिचुअल पैरालाइज क्या था, अगर हम लास्ट पे बात करें इसके टाइटल सिग्निफिकेंस के बारे में, तो टाइटल का मतलब क्या है, द डेड। अगर हम फिजिकली तौर पे इसकी बात करें तो इसके के अंदर एक करेक्टर की डेथ हुई है, ठीक है, द लवर ऑफ ग्रीटा, ठीक है, एक तो डेथ ये फिजिकली तौर पे। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं यहाँ पे इमोशनली डेथ भी हो चुकी है, यानी जो मिस्टर गैब्रियल कॉनरॉय है वो इमोशनली तौर पे डेड हो चुका है, अपनी वाइफ की उसकी कोई अटेंशन ही नहीं है। दूसरे नंबर पे लिली के साथ जब वो करता है, यानी लिली से बात करता है, उसे स्टार्ट में नाराज कर देता है, तो यहाँ पे इमोशनल डेथ हो देखने को मिलती है। फिर तीसरे नंबर पे हमें इमोशनल डेथ देखने को मिलती है जब वो मिस्टर मोली आइवर्स के साथ बात करता है, यानी थोड़ी सी हार्श कन्वर्सेशन हो जाती है, और जिसकी वजह से मिस्टर मोली आइवर जो है वो पार्टी को छोड़ के चली जाती है, ठीक है। इमोशनल डेथ भी हमें देखने को मिलती है। अब जब गैब्रियल की रियलाइजेशन होती है ना, यानी जहाँ एपिफनी हमें देखने को मिलती है, तो वो भी डेथ स्टोरी ऑफ मिस्टर मिकाइल ही होती है, ठीक है ना। तो उसकी डेथ स्टोरी के थ्रू ही यहाँ भी टाइटल रेफर कर रहा है। तीसरे नंबर पे हमें डेथ जो सिंबलाइज करती है वो स्पिरिचुअल पैरालाइज ऑफ द आयरिश कल्चर हमें देखने को मिलती है, यानी डिक्लाइन ऑफ आयरिश कल्चर या डेथ ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ आयरिश कल्चर देखने को मिलता है। क्योंकि जो गैब्रियल है ना, जिसका मैंने बताया कि वो कहता है कि आयरिश इज़ नॉट माई लैंग्वेज, आयरिश आयरलैंड इज़ नॉट माई होमलैंड, कि यह तो मेरी लैंग्वेज ही नहीं है, यानी वो कल्चर को इतना ज़्यादा डेड करके दिखा दिया गया है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि ये पैट्रियोटिक भी नहीं था। तो ये जो टाइटल के ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए ना, ये इसके टाइटल को रेफर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है। ये कुछ कोटेशंस थी जो इसके ओरिजिनल टेक्स्ट से ली गई हैं। इन सारी कोटेशंस का आप आप या तो सारी कोटेशंस का ले लें स्क्रीनशॉट, नहीं तो आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे तो ये मिल ही जाएंगी, ठीक है। अब ये जो लास्ट यहाँ पे मैं आपको बताया, आयरिश इज नॉट माई लैंग्वेज, ठीक है, ये भी हमारे पास एंटी पेट्रियोटिज्म को शो करता है। यू मस्ट स्टे इन आयरलैंड, दिस इज योर होमलैंड, यानी ये मिस्टर मोली आइवर से कहते हैं कि तुम्हें ना आयरलैंड में रहना चाहिए, तुम्हारा होमलैंड, लेकिन वो कहते हैं दिस इज नॉट माई होमलैंड, ये मेरा होमलैंड नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा फिर हमारे पास ये वाली जो कोटेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये वाली कोटेशन बेसिकली ग्रीटा की है, जब वो कहती है आई एम थिंकिंग अबाउट अ पर्सन लॉन्ग अगो हु यूज्ड टू सिंग दैट सॉन्ग, यानी वो कहते हैं मैं ऐसे पर्सन के बारे में सोच रही हूँ जो काफ़ी दिन पहले ये मेरे ये गा रहा था ना, ये गाया करता था मेरे लिए, ठीक है। फिर वो कहते हैं, फिर वो उसे बताता है कि कौन सा पर्सन, वो कहती है कि वो उसे उसे बारे में बताती है, मिकाइल के बारे में बताती है। अच्छा, जब वो बताती है तो फिर वो कहता है कि अच्छा वो कहाँ है, कैसा है, यानी इस तरह ना ये सब कुछ उसे बताता है। गैब्रियल पूछता है तो वो कहता है ही इज डेड, ही डाइड व्हेन ही वाज ओनली 17, यानी वो 17 साल की उम्र में था जब वो डेथ हो गई। फिर उसे रियलाइज होता है ट्रू लव, ठीक है। और ये भी कि यानी उसे सारी कुछ, जैसे मैंने आपको पहले बताया, सारी रियलाइजेशन होती है। फिर यहाँ पे हमारे पास पेट्रार्कम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास राइटर जो कोट करते हैं वो कहते हैं ही लॉन्ग टू बी द मास्टर ऑफ हर स्ट्रेंज मूड, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे जो रियलाइजेशन है ना, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वाली कोट लास्ट पे, जिसपे आप थीम ऑफ एपिफनी के अंदर या एपिफनी की टेक्निक्स को जब आप अपने पेपर में हाईलाइट करोगे ना, तो आप इसको लिखना है। कहते हैं just a minute. Generous tears filled Gabriel's eyes. He had never felt like that himself toward any woman. ठीक है, उन्हें उसने रियलाइजेशन हुई ना, तो बट ही न्यू दैट सच अ फीलिंग मस्ट बी लव, ठीक है। यानी ये फीलिंग ऑफ लव और टीयर्स जिसकी आईज से आ गए थे, और फीलिंग ऑफ लव, यानी ये सारे ही पॉइंट्स जिस तरह हमारे पास एपिफनी को शो करते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो लेक्चर। आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मुझे भी फ़लस्तीन के पीपल को भी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपको ये मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भी मिल जाएंगी। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा इसका कमेंट बॉक्स चेक कर लिया करें, अगर कोई भी न्यू पॉइंट ऐड करना हुआ ना, ये बाज़ तो इस तरह होता है कि कुछ न्यू पॉइंट ऐड करना होता है, तो वो न्यू पॉइंट को मैं आपको कमेंट जो इसका वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना, वहाँ मैं पिन कर देती हूँ। सारी वीडियो में नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ वीडियोस होती हैं जो एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी होती है, तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ। तो आप इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है उससे भी चेक कर लिया करें। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। इस